मई में 1945 में नाज़ी जर्मनी के हथियार डालने ने यूरोप में दूसरी जंग अजीम के इख्तिताम की निशानदेही की। जब दुनिया तीसरी रीख के ज़वाल का जश्न मना रही थी, हज़ारों जर्मन फ़ौजी इत्तेहादी अफ़वाज की हिरासत में एक गैर यकीनी मुक़द्दर का सामना कर रहे थे। लेकिन खौफज़दा करने वाली एसएस के अराकीन के लिए अंजाम ख़ास तौर पर तारीख था। सुब्तोहे के हाथों गिरफ्तार होने वाले ये अफराद, जिन्हें नाज़ी हुकूमत के बदतरीन मज़ालिम का ज़िम्मेदार समझा जाता था, एक बेरहम इंसाफ का निशाना बन गए। गिरफ्तार किए गए फ़ौजियों को गोलागुस भेज दिया गया, जहां जबरी मशक्क़त के कैंपों में भूख, शदीद सर्दी और इंतहाई सख्त काम उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गए। दीगर को फ़ौरी मुक़दमात का सामना करना पड़ा जो फ़ौरी सज़ाए मौत पर ख़त्म होते थे। क्या ये इंसाफ था या इंतकाम? इन तकलीफ दे और जानलेवा कहानियों के दरमियान कुछ जिंदा बचने और अपने घरों को वापस जाने में कामयाब हुए, लेकिन जिस्मानी और जज्बाती जख्मों के साथ जो हमेशा के लिए उनकी जिंदगियों पर निशान छोड़ गए। ये मुतासरीन हमें क्या बता सकते हैं? क्या वो जर्मनों की तरह ही बेरहम थे? अपने कैदियों के लिए उनके पास किस किस्म की सजाएं थीं? रीख का ज़वाल, एसएस की हथियार डालने की कहानी। बिहार में 1945 में जब तीसरी रीख इत्तेहादी अफवाज की पेशकदमी के सामने बखर रही थी, हज़ारों जर्मन फौजी बशमूल खौफज़दा करने वाली एसएस के अराकीन एक सख्त हकीकत का सामना कर रहे थे। बर्लिन, जो नाज़ी हुकूमत का मरकज़ था, खंडरात में तब्दील हो चुका था और सुर्ख फौज ने इसे चारों तरफ से घेर रखा था। हथियार डालना नागुज़ीर था, लेकिन एसएस के मर्दों के लिए मुस्तकबिल किसी भी दूसरी जर्मन यूनिट के मुकाबले में कहीं ज़्यादा तारीक नज़र आ रहा था। एसएस, जो एडवुल्फ हिटलर की सबसे ज़्यादा वफ़ादार फ़ौजी और सियासी तंजीम थी, नाज़ी हुकूमत के मज़ालिम में एक मरकज़ी किरदार अदा कर चुकी थी। हतमी हल के नफाज से लेकर मकबूजा इलाकों में बेरहमाना जबर तक इसकी शोहरत दहशत की अलामत बन चुकी थी। रीख के ज़वाल के साथ विहरमुख्त के आम फौजियों को जंगी कवानीन के तहत किसी हद तक बेहतर सलूक की उम्मीद थी, लेकिन एसएस के अराकीन जानते थे कि उनके जराइम उन्हें एक बेरहम इंसाफ का हदफ बना देंगे। जंग के आखिरी दिनों में सोवियत अफवाज ने मशरक़ी महाज पर दसियों हज़ार जर्मन कैदियों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक बड़ी तादाद एसएस से ताल्लुक़ रखती थी, जिनकी शनाख्त उनकी जल्द पर मौजूद टैटू की बुनियाद पर की गई, जो उनकी वाबस्तगी का वाज़े निशान था। 1994 में गैर खुफिया किए गए सोवियत दस्तावेज़ात से मालूम होता है कि गिरफ्तार फौजियों को दो अहम ग्रोहों में तकसीम किया गया, वो जो आम फौजी तसव्वुर किए गए और वो जो एसएस के अराकीन के तौर पर शनाख्त हुए, जिन्हें ख़ास तौर पर सख्त अंजाम का सामना करना पड़ा। गिरफ्तार फौजियों के बयानात उन इब्तिदाई दिनों की सख्तियों को जाहिर करते हैं। हाइनरिश एस, जो बर्लिन के मुज़ाफ़ात में गिरफ्तार होने वाले एसएस के एक रुकन थे, ने अपने हथियार डालने के लम्हे को यूं बयान किया: हम जानते थे कि फरार का कोई रास्ता नहीं था। हमने अपनी निशानियां हटा दें, अपने दस्तावेज़ात जला दिए, लेकिन सोवियत फौजी हर तफसील की छानबीन कर रहे थे। जब उन्होंने मेरा टैटू देखा, सब कुछ बदल गया। हम अब फौजी नहीं रहे थे, हम मुजरिम बन चुके थे। एसएस के बड़े पैमाने पर हथियार डालने का अमल अफरातफरी और मायूसी के माहौल में हुआ। बहुत से अफराद ने अपनी शनाख्त छुपाने विहरमुख्त के फौजियों में घुल मिल जाने की कोशिश की, लेकिन सोवियत इंटेलिजेंस, जो मुनहरिफ फौजियों और मकामी मखबरों की मदद से काम कर रही थी, के पास एसएस के अहम अफसरान और अराकीन की तफसीली फहरिस्तें मौजूद थीं। एक रिपोर्ट जो मई में 1945 को एनकेवीडी की जानिब से लिखी गई, बयान करती है कि किस तरह तफ्तीशी अमल एसएस के रहनुमाओं की शनाख्त और जंग के दौरान उनकी सरगर्मियों के बारे में मालूमात जमा करने पर मरकूज था। कुछ मामलात में हथियार डाल देना भी जिंदगी बचाने के लिए काफ़ी नहीं था। जब सोवियत फौजी किसी कैदी की एसएस से वाबस्तगी दरियाफ्त करते, तो बाज़ औक़ात मौके पर ही फौरी सज़ाए मौत दी जाती। ये कार्रवाइयाँ अगरचे बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर शुदा नहीं थीं, लेकिन नाज़ियों के सोवियत सरजमीन पर किए गए मज़ालिम के बदले के तनाजुर में बर्दाश्त की जा रही थीं। मास्को के आर्काइव्स में मिली एक ख़त में एक सोवियत अफसर ने इन इक़दामात का जवाज़ पेश करते हुए लिखा: जो लोग हमारे देहातों को जलाया, हमारी ख़ानदानों को कत्ल किया और हमारी सरजमीन को तबाह किया, उन्हें मुआफ़ी कैसे दी जा सकती है? वो किसी मुकदमे के मुस्तहिक नहीं थे, वो इसी मौत के मुस्तहिक थे जो उन्होंने हमारे लोगों को दी थी।
ताहम ज़्यादातर गिरफ्तार शुदगान को अबूरी कैंपों में भेज दिया गया, जहां एक ज़्यादा तफसीली इंतखाबी अमल का आगाज़ होता था। वहां कैदियों से सख्ती से पूछ-गुछ की जाती, उनके फौजी रिकॉर्ड, सियासी पस मंज़र और बहुत से मामलात में उनके जिस्मों की भी जांच की जाती ताकि ऐसे टैटू तलाश किए जा सकें जो उन्हें एसएस से जोड़ते हों। जिनकी शनाख्त हो जाती उनके लिए किस्मत वाज़े थी। जबरी मशक्क़त मुकदमात का इंतहाई सूरतों में फौरी सज़ाए मौत। इस अमल का एक दिलचस्प पहलू मकामी गवाहों का इस्तेमाल था ताकि एसएस के अराकीन की शनाख्त की जा सके। हाल ही में आज़ाद कराए गए शहरों में वो रिहायशी जो नाजी कब्ज़े के तहत बराह रास्त मसाइब का शिकार हुए थे बुलाए जाते ताकि वो मुजरिमों की निशानदेही कर सकें। पोलैंड में मिलने वाले आर्काइव्स दस्तावेज करते हैं कि किस तरह ख़वातीन और बच्चे इन एसएस के अराकीन को पहचानते थे जिन्होंने उनकी बरादरियों में कत्ल आम आलूट मार की निगरानी की थी। इन शनाख्तों ने अक्सर मुल्ज़िमान की किस्मत का फैसला कर दिया। जहां गिरफ्तार शदा वी हर मुख्त के फौजियों को जंगी कैदियों के कैंपों में भेजा जाता जहां हालात सख्त ज़रूर थे मगर बैन अल-अक़वामी मुआहदों के मुताबिक, वहीं एसएस के अराकीन को कहीं ज़्यादा सख्त सलूक का सामना था। कुछ अबूरी कैंपों में उन्हें कई दिनों तक खाने से महरूम रखा जाता और उन्हें इंतहाई मशक्क़त में झोंक दिया जाता, यहाँ तक कि उन्हें गोलागुस में मुंतकिल किया जाता। सोवियत फौजियों की जानिब से ली गई तस्वीर में जर्मन कैदियों को, जिनमें से कई एसएस के अराकीन थे, जंजीरों में जकड़ा हुआ और शदीद कमज़ोर हालत में दिखाया गया है, जो अपने अंजाम का इंतज़ार कर रहे थे। इन अफराद का मुक़द्दर सिर्फ उनके ओहदे आ वाबस्तगी पर मुनहसिर नहीं था, बल्कि मैदान जंग में लिए गए फैसलों पर भी मुनहसिर था। कुछ मौक़े पर सोवियत अफसरान ने कैदियों को उन्हीं मकामी बरादरियों के हवाले कर दिया जिन्होंने उनकी वहशियाना हुक्मरानी के तहत मसाइब झीले थे ताकि वो खुद इंसाफ कर सकें। दीगर मौक़े पर उन्हें मुकदमे में ले जाया जाता, अगरचे ये कार्रवाइयाँ शाज़ व नादिर ही किसी गैर जानिबदाराना इंसाफ के मेयार पर पूरा उतरती थीं। एसएस के अराकीन के हथियार डालने ने जंग के इख्तिताम पर एक ऐसे दौर का आगाज़ किया जिसमें उन्हें नाकाबिल बयान अज़ियतों का सामना था और उनमें से बहुत से इसमें जिंदा ना बच सके। सुवतोहे के लिए ये गिरफ्तारियां न सिर्फ इंसाफ का मौका थीं बल्कि दुनिया को एक वाज़े पैगाम भेजने का एक ज़रिया भी। नाज़ी हुकूमत के तहत किए गए जराइम को बग़ैर सज़ा नहीं छोड़ा जाएगा। सज़ा और कफ़ारा, कैदियों के साथ सलूक के पीछे नज़रिया। तीसरी रीख के ज़वाल के साथ 1945 में सुवतोहे को एक बड़ी तादाद में जर्मन कैदियों का सामना करना पड़ा, जिनमें हज़ारों एसएस के अराकीन भी शामिल थे। कम्युनिस्ट हुकूमत के लिए ये गिरफ्तारियां न सिर्फ उन अफराद को सज़ा देने का मौका थीं जिन्हें जंग के बदतरीन जराइम का मुजरिम समझा जाता था, बल्कि अपनी नज़रियाती बयानिया को मुस्तहकम करने का भी एक ज़रिया थीं। सोवियत यूनियन नाज़ियों के हाथों तबाहकुन नुकसानात से दोचार हुआ था, जिसमें 26 मिलियन से ज़्यादा अमवात, लाखों बेघर शहरी और एक उजड़ा हुआ मुल्क शामिल था। ये इज्तिमाई सदमा इंतकाम और अमली ज़रूरत के इम्तिजाज को कैदियों के साथ सलूक में झलकने का बाइस बना। एनकेवीडी के दस्तावेज़ात जो 1993 में गैर खुफिया किए गए ये जाहिर करते हैं कि सरकारी अहकामात में एसएस के अराकीन को तरजीही दुश्मन के तौर पर देखा जाता था, जिन्हें सख्त तफ्तीश के मराहिल से गुजारा जाता और आम फौजियों से अलग कर दिया जाता। उन कैदियों के साथ सोवियत रवैया उनकी नज़रियाती सोच में गहराई से जड़ा हुआ था। एसएस को न सिर्फ नाज़ी मजालिम के बराह रास्त जिम्मेदारों में शुमार किया जाता था, बल्कि एक ऐसी फाशिस्ट सोच की नुमाइंदगी करने वाला भी समझा जाता था जो कम्युनिज्म के बिल्कुल बरक्स थी। सोवियत रहनुमाओं के लिए इन अफराद को सज़ा देना सिर्फ इंसाफ का मामला नहीं था, बल्कि सोशलिस्ट नज़रिए की फाशिज्म पर फतह का अमली इजहार भी था। 1946 में एनकेवीडी के सरबराह लावरेंती बीरिया ने एक तकरीर में कहा, हर गिरफ्तार एसएस रुकन फाशिज्म की बर्बरियत की याद दहानी और हमारी नज़रियाती फतह की अलामत है। इस बयानिए में प्रोपेगंडे ने अहम किरदार अदा किया। सोवियत फिल्मों, पोस्टरों और अखबारात में एसएस को बुराई का मजहर दिखाया जाता था, जिन्हें कत्ल आम, जबरी जलावतनी और पूरे देहात की तबाही का जिम्मेदार करार दिया जाता था। इस तरीक़े का मकसद न सिर्फ कैदियों के साथ सख्त सलूक को जायज़ करार देना था, बल्कि सोवियत यूनियन को यूरोप का सबसे बड़ा निजात दहिंदा भी साबित करना था। 1945 में अखबार परूदा में शाये होने वाले एक मज़मून में लिखा गया, एसएस के अफराद हमदर्दी के मुस्तहिक नहीं है। उनकी सज़ा इन तमाम लोगों के लिए सबक है जो मसावात और इंसाफ के उसूलों को चैलेंज करने की जुर्रत करते हैं।
कैदियों के कैंपों और गोलागुस में जहां एसएस के अराकीन को भेजा जाता था, ये नज़रिया सज़ा और नज़रियाती इस्लाह दोनों के तौर पर नाफिज किया जाता था। कुछ कैदियों को लाजमी तौर पर प्रोपेगेंडा सेशंस में शिरकत करना पड़ती, जहां उन्हें कम्युनिज्म के उसूलों से रोशनास कराया जाता और नाजी मजालिम पर मबनी फिल्में दिखाई जाती। 2002 में दरियाफ्त किए गए सोवियत आर्काइव से मालूम होता है कि इन सेशंस की निगरानी सियासी अफसरान करते थे, जो कैदियों के रद्द अमल का जायजा लेते और उन अफराद को दर्जा बंदी करते जो पशेमानी अताउन के आसार जाहिर करते। ताहम जिस्मानी सज़ा और जबरी मशक्क़त उन कैदियों से निमटने के गालिब तरीक़े थे। गोलागुस, जो दूर दराज इलाकों में वाक़ थे और शदीद मौसमी हालात के हामिल थे, उन कैदियों के बुनियादी ठिकाने बन गए। वहाँ कैदियों को सड़कों, कानों और कारखानों की तामीर पर मजबूर किया जाता, जहाँ उन्हें इंतहाई मशक्क़त वाले काम करने पड़ते और बुनियादी सहूलियात भी हासिल न होती। 1947 के NKVD की एक रिपोर्ट में दस्तावेज़ी तौर पर बयान किया गया कि एक ही साल में 15,000 से ज़्यादा जर्मन कैदी बीमारियों, हादसात और ग़िज़ाई क़िल्लत की वजह से हलाक हो गए। बच जाने वालों की गवाहियाँ इस तजर्बे की एक दिल दहला देने वाली तस्वीर पेश करती है। उल्हम के, जो कोनिग्सबर्ग में गिरफ्तार होने वाले SS के एक साबिक रुकन थे, ने साइबेरिया के करीब एक गोलाग में अपने दिनों को बयान किया। सर्दी नाकाबिल बर्दाश्त थी, खुराक बहुत कम मिलती थी और काम कभी ख़त्म नहीं होता था। अगर तुम थकन से गिर जाते तो मुहाफिज तुम्हें मारते या बस मरने के लिए छोड़ देते। कम्युनिस्ट नज़रियात और कैदियों के साथ हकीकी सुलूक के दरमियान फ़र्क वाज़े था। जबकि सोवियत प्रोपेगेंडा इंसाफ की बात करता था, उनके तरीक़े अक्सर इंतकाम की हदों को पार कर जाते। कुछ मामलात में मकामी अफसरान ने फौरी मुकदमात मुनक़िद किए, जहां कैदियों को सिर्फ आम शहरियों की गवाहियों या उनके SS से ताल्लुक़ की बुनियाद पर मौत की सज़ा सुनाई जाती थी। मास्को के रिकॉर्ड में मिलने वाली एक दस्तावेज़ में बेलारूस में होने वाले एक ऐसे ही मुकदमे का जिक्र किया गया है, जो 1945 में हुआ, जहां 30 SS अराकीन को सरेआम फांसी दी गई, और ये फांसियां उन देहातियों के सामने दी गईं जिन्होंने नाजी कब्जे में जुल्म सहा था। एक मकामी गवाह ने याद करते हुए कहा, इन मुकदमात में कोई हमदर्दी नहीं थी। हमारे लिए वो दरिंदे थे। हम उन्हें उनके किए की सज़ा पाते देखना चाहते थे। अगरचे इंतकाम एक वाज़े उनसर था, लेकिन सोवियत हिकमत अमली में अमली पहलू भी शामिल था। एक जंग से तबाहाल मुल्क में जर्मन कैदी, जिनमें SS के अराकीन भी शामिल थे, एक कीमती अफरादी क़ुव्वत समझे जाते थे। गोलागुस के अलावा बहुत से कैदियों को तबाहशुदा शहरों की तामीर के मंसूबों में लगाया गया, जहां वो सख्त निगरानी में काम करते थे। 1948 की एक रिपोर्ट में तफसील से बयान किया गया है कि जर्मन कैदियों को स्टालिनग्रेड और कैफ में बुनियादी ढांचे की मुरम्मत के लिए इस्तेमाल किया गया, और अक्सर उनके हालात ग़ुलामी से मुख्तलिफ नहीं थे। नज़रियाती तरबियत अगरचे कम आम थी, लेकिन कैदियों के साथ सलूक में इसने भी एक किरदार अदा किया। कुछ SS अराकीन, ख़ास तौर पर नौजवानों को ऐसे प्रोग्रामों में शामिल किया गया जो इनमें कम्युनिस्ट नज़रियात पैदा करने के लिए बनाए गए थे। जो अफराद सोवियत हुकूमत के लिए वफ़ादारी ज़ाहिर करते, उन्हें निस्बतन बेहतर हालात दिए जाते, और कुछ को यहाँ तक कि समाज में दोबारा शामिल होने का मौका भी दिया जाता। ताहम ऐसा सलूक एक इस्तिस्ना था, न कि अमूमी कायदा, और ज़्यादातर कैदियों ने अपने कैद के साल जुल्म और इस्तेहसाल के तहत गुजारे। 1945 में गिरफ्तार किए गए SS के अराकीन के साथ सलूक में सोवियत नज़रियात ने एक बड़ा किरदार अदा किया। हुक्काम के नज़दीक ये लोग महज जंगी कैदी नहीं थे, बल्कि एक ऐसी नज़रियाती जंग की अलामत थे जो जंग के बाद भी जारी रही। ताहम इंसाफ और इंतकाम के दरमियान हद मुस्तकिल तौर पर धुंधला दी गई, जिसके नतीजे में मसाइब की ऐसी कहानियां वजूद में आईं जो सज़ा देने के इरादे और इस निज़ाम की अंदरूनी तज़ादात दोनों की अक्कासी करती है। क्या ये इंसाफ था, जायज़ इंतकाम? गोलाग में जिंदगी, जबरी मशक्क़त और बका। जर्मनी के 1945 में हथियार डालने के बाद SS के गिरफ्तार शदा अराकीन को बड़ी तादाद में सोवियत गोलाग भेजा गया, जो जबरी मशक्क़त के कैंपों का एक निज़ाम था जो सोवियत यूनियन के वसी इलाकों में फैला हुआ था। उन कैदियों के लिए गोलाग में तजर्बा जिस्मानी और नफ्सियाती बर्दाश्त की एक सख्त आजमाइश बन गया। उन्होंने न सिर्फ सज़ा के लिए बल्कि जंग से तबाहाल मुल्क की तामीर नो में उनकी मेहनत से फ़ायदा उठाने के लिए बनाई गई ज़ालमाना सूरत-ए-हाल का सामना किया। गोलाग में पहुंचना मुसीबत का महज आगाज़ था।
कैदियों को माल गाड़ियों में ले जाया जाता, अक्सर कई हफ्तों तक तंग डब्बों में, जहां बमुश्किल ही हुआ का गुजर होता था। एक बार कैंपों में पहुंचने के बाद उन्हें एक सख्त रजिस्ट्रेशन के अमल से गुजारा जाता, जहां उनकी ज़ाती मालूमात दर्ज की जाती और एसएस के अराकीन के मामले में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा निगरानी वाले कैदियों के तौर पर निशान जद किया जाता। 1202 में गैर खुफिया किए गए सोवियत रिकॉर्ड्स तफसील से बयान करते हैं कि इन अफराद की शनाख्त के लिए टीटोस और पहले से तैयार करदा फहरिस्तों का इस्तेमाल किया जाता था, जिन्हें दीगर कैदियों से अलग करके साइबरा और आर्कटिक जैसी दूर दराज जगहों पर मौजूद ज़्यादा हिफाजती कैंपों में भेज दिया जाता था। गोलाग में ज़िंदगी की सूरत-ए-हाल गैर इंसानी थी। बैरकें जो अक्सर बग़ैर मुसलियत के लकड़ी से बनी होती, शदीद सर्दियों में बमुश्किल ही कोई तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती, जहां दर्जा हरारत 0 से नीचे 40 डिग्री तक गिर जाता था। कैदी लकड़ी के तख्तों पर सोते, तंग जगहों में दर्जनों आदमियों के साथ और फटी पुरानी कंबलों और नाकाफ़ी कपड़ों के साथ खुद को गर्म रखने के लिए जिदोजहद करते। उन हालात में तब दिक, पैचिश और टाइफाइड जैसी बीमारियां तेज़ी से फैलती थीं, जिसके नतीजे में हज़ारों जानें ज़ाय हो जातीं। जबरी मशक्क़त गोलाग की ज़िंदगी का मरकज़ी उनसर था। कैदियों को सख्त मेहनत पर मजबूर किया जाता, जिनमें घने जंगलात में लकड़ी काटने से लेकर कान कनी तक अमुक के इंतहाई वीरान इलाकों में बुनियादी ढांचे की तामीर शामिल होती। काम का दिन सूरज निकलने से पहले शुरू होता और सूरज ग़ुरूब होने तक जारी रहता, मुख्तसर वक्फ़ों के साथ और मुसल्लह मुहाफ़िज़ों की मुस्तकिल निगरानी में। 1947 में एनकेवीडी की एक रिपोर्ट में बताया गया कि एसएस के अराकीन को सबसे सख्त और ख़तरनाक कामों पर मुतय्यन किया जाता था ताकि उन्हें सज़ा दी जा सके। वरकोटा के एक कैंप में कैदियों को शदीद सर्दी में रेलवे लाइन तामीर करने का हुक्म दिया गया, एक ऐसा मंसूबा जिसमें सैकड़ों कैदी जान से हाथ धो बैठे। एक जर्मन जिंदा बच जाने वाले, जिन्हें हांस एल के नाम से शनाख्त किया गया, का बयान चौंका देने वाला है। उन्हें मशरक़ी प्रोशिया में गिरफ्तार करके कोलिमा के एक गोलाग भेजा गया था, जहां उन्होंने कहा, हम इस वक्त तक काम करते जब तक हमारे जिस्म मजीद साथ ना देते। भूख मुस्तकिल रहती और सर्दी हमारी हड्डियों में उतर जाती। हर दिन हम अपने साथियों को मरते देखते और हमें मालूम होता कि अगला नंबर हमारा भी हो सकता है। खुराक कमयाब थी और ज़्यादातर सिया रोटी, पुतली सी शोरबा और कभी कभार खुश्क मछली पर मुश्तमिल होती। ये राशन बमुश्किल इन मर्दों की कैलोरीज की ज़रूरियात पूरी करते, जो रोज़ाना 14 इससे ज़्यादा घंटे काम करते। मास्को के आर्काइव्स में मिलने वाले एक दस्तावेज से मालूम होता है कि कुछ कैंपों में राशन को मज़ीद कम कर दिया जाता था अगर कोई इज्तिमाई सज़ा दी जा रही हो, जैसे कि फ़रार की कोशिश या नाफरमानी के वाक़यात पर। शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत आम थी और बहुत से कैदी क्वाशिवर्कोर में मुब्तला हो जाते, जो प्रोटीन की कमी के बाइस होने वाली एक बीमारी थी, जिसके नतीजे में जिस्म पर सूजन और शदीद कमज़ोरी पैदा हो जाती। गोलाग का निज़ाम न सिर्फ कैदियों को जिस्मानी तौर पर सज़ा देता था, बल्कि उनके हौसले पस्त करने की भी कोशिश करता था। मुहाफ़िज़ मुसलसल दहशत का माहौल कायम रखते, मारपीट, तन्हाई और ज़िल्लत को कंट्रोल के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते। गैर खुफिया किए गए रिकॉर्ड्स में तफ्तीशी रिपोर्ट्स शामिल हैं, जिनमें कैदियों को गैर मौजूदा जराइम कबूल करने या दूसरों के खिलाफ गवाही देने पर मजबूर किया जाता था, ताकि उन्हें तकसीम किया जा सके और उनके दरमियान बेएतमादी पैदा की जा सके। इनमें से एक रिपोर्ट में बयान किया गया कि किस तरह जर्मन कैदियों के एक गिरोह पर तखरीब कारी का इल्ज़ाम आयद किया गया और उन्हें निशान इबरत बनाने के लिए सरेआम फांसी दे दी गई। ताहम इंतहाई सख्त हालात के बावजूद कुछ कैदियों ने मुज़ाहमत के तरीक़े तलाश किए। मुख्तलिफ गोलाग कैंपों में जर्मन कैदियों बशमूल एसएस के अराकीन ने एक दूसरे की मदद के लिए छोटे खुफिया गिरोह बनाए। वो खुराक, लिबास और मुखालिफ माहौल में जिंदा रहने के तरीक़े आपस में बांटते। ये मददगार नेटवर्क बहुत से लोगों के लिए उम्मीद का एक अहम ज़रिया बन गए, अगरचे वो ख़तरात से खाली नहीं थे। एक सोवियत मुहाफ़िज़, जिसका हवाला 1949 की एक रिपोर्ट में दिया गया, लिखता है, ये मर्द हता के बदतरीन हालात में भी मुत्तहिद रहने के तरीक़े ढूंढ लेते थे। उन्हें आसानी से हार मानते ना देखना हमारे लिए मायूस कुन था। बाज़ औक़ात कैदी अपनी हालत बेहतर बनाने के लिए मज़ीद ख़तरनाक तदाबीर इख्तियार करते। कुछ ने मुहाफ़िज़ों के साथ सौदेबाजी करने की कोशिश की, अपनी तकनीकी महारत और इल्मी मालूमात को बतौर तबादला पेश किया। दीगर, जो कम खुश नसीब थे, फ़रार होने की कोशिश करते, अगरचे इनमें से ज़्यादातर कोशिशें गिरफ्तारी और फौरी सज़ाए मौत पर मुंतज हुईं।
साइबेरिया के एक कैंप के रिकॉर्ड में कम अज़ कम 50 फरार की कोशिशों का जिक्र किया गया है, जो 1946 और 1950 के दरमियान हुई, मगर सब नाकाम साबित हुईं। जिस्मानी और जज्बाती चैलेंजों के अलावा कैदियों को सकाफती और लिसानी तन्हाई का भी सामना था। बहुत से लोग रूसी ज़बान नहीं जानते थे और अहकामात का तर्जमा करवाने आ मुहाफ़िज़ों से बातचीत करने के लिए दूसरे कैदियों पर इन्हिसार करते। इस अलहदगी से उनका बेबसी और नाउमीदी का एहसास मज़ीद बढ़ जाता। ताहम कुछ ने रूसी ज़बान सीखने की कोशिश की ताकि खुद को माहौल के मुताबिक ढाल सकें, आशाज़ व नादिर ही मौक़े पर अपने मुहाफ़िज़ों की हमदर्दी हासिल कर सकें। वक्त गुजरने के साथ गोलाग की सख्त सूरत हाल और अमवात की बुलंद शरह में कमी आना शुरू हुई, ख़ास तौर पर 1953 में स्टालिन की मौत के बाद होने वाली सियासी तब्दीलियों के नतीजे में। अगरचे बहुत से जर्मन कैदी जिंदा ना बच सके, लेकिन जो बच गए वो अपनी बाकी ज़िंदगी अपने तजर्बात के बोझ तले गुजारते रहे। उनकी गवाहियाँ गोलाग के मज़ालिम और जंगी कैदियों से मुताल्लिक़ सोवियत पॉलिसी के इंसानी नुकसानात को समझने के लिए एक बुनियादी ज़रिया बन गईं। गोलाग का निज़ाम सोवियत इंसाफ और सज़ा के तरीक़ाकार की अक्कासी करता था, लेकिन इसने ये भी ज़ाहिर किया कि कैदी हत्ता के इंतहाई सख्त हालात में भी जिंदा रहने और मुज़ाहमत करने के रास्ते तलाश कर सकते थे। सर्द खून इंसाफ, एसएस के मुकदमात और सज़ाएं। तीसरे राख के ज़वाल ने 1945 में इंसाफ की प्यास को जन्म दिया, ख़ास तौर पर उन इलाकों में जो नाज़ी कब्ज़े के तहत तबाह हो चुके थे। एसएस के गिरफ्तार शदा फौजियों के लिए ये इंसाफ अक्सर फौरी मुकदमात और फौरी सज़ाओं की सूरत में ज़ाहिर हुआ। सोवियत, जिन्होंने जर्मन कब्ज़े के तहत शदीद नुकसान उठाया था, न सिर्फ जंगी जराइम के मुजरिमों को सज़ा देना चाहते थे, बल्कि दुनिया को एक वाज़े पैगाम भी देना चाहते थे कि इन जराइम के क्या नताइज होंगे। उनके नज़दीक जर्मन सिर्फ दुश्मन नहीं थे, बल्कि इससे भी आगे वो उन्हें हकीकी मुजरिम समझते थे। गिरफ्तारी के बाद एसएस के अराकीन को दीगर कैदियों से अलग करके एनकेवीडी की तरफ से सख्त तफ्तीश के अमल से गुजारा जाता। 1997 में गैर खुफिया किए गए सोवियत रिकॉर्ड्स से पता चलता है कि इन तफ्तीशों का मकसद सिर्फ नाज़ी ऑपरेशंस की मालूमात इकट्ठी करना नहीं था, बल्कि इन मखसूस अफराद की शनाख्त भी करना था जो मकबूजा इलाकों में जंगी जराइम के बराह रास्त जिम्मेदार थे। एसएस के अफसरान ख़ास तौर पर मतलूब थे और उनके नाम गवाहों की शहादतों और ज़ब्त शदा रिकॉर्ड्स की मदद से तैयार करदा फहरिस्तों में शामिल किए जाते। बहुत से मामलात में ये मुकदमात बैन अल-अक़वामी इंसाफ के मेयार पर पूरा नहीं उतरते थे। ये कार्रवाइयाँ जो हाल ही में आज़ाद कराई गई बस्तियों और शहरों में होती थीं, तेज़ और बेरहमाना होती थीं। 1945 में एनकेवीडी की एक रिपोर्ट बयान करती है कि कैदियों को आर्जी अदालतों में पेश किया जाता, जो अक्सर अवामी चौराहों या जंग से तबाहाल सरकारी इमारतों में कायम की जाती थीं। गवाह, जिनमें ज़्यादातर वो शहरी होते जिन्होंने कब्ज़े के दौरान अज़ियतें सही थीं, मुल्ज़िमान के जराइम की दर्दनाक तफसीलात पेश करते। बेलारूस के एक जिंदा बच जाने वाले शख्स ने बताया कि इसने किस तरह इस एसएस अफसर को शनाख्त किया जिसने इसके ख़ानदान के कत्ल आम की निगरानी की थी। मैंने इसकी आंखों में आंखें डालकर उसका नाम लिया। इसने इनकार करने की कोशिश भी नहीं की। इसे मालूम था कि बचने का कोई रास्ता नहीं था। सज़ाएं तकरीबन हमेशा एक ही होती थीं, मौत की सज़ा। सज़ाए मौत जो अक्सर इसी दिन दी जाती, अवाम के सामने दी जाती ताकि मुतासरा बरादरियों को फौरी इंसाफ का एहसास मिल सके। पोलैंड में दरियाफ्त शदा रिकॉर्ड्स एक इज्तिमाई फांसी का जिक्र करते हैं जो मिन्स्क शहर में हुई, जहां 50 से ज़्यादा एसएस के अरकान को सैकड़ों अफराद की भीड़ के सामने गोली मार दी गई। एक मकामी गवाह ने इस मंजर को राहत और दहशत के इम्तिजाज के तौर पर बयान किया। हम उन्हें सज़ा पाते देखना चाहते थे, लेकिन इतनी ज़्यादा हलाकतों को देखना मुश्किल था, चाहे वो हमारे दुश्मन ही क्यों ना थे। अगरचे इनमें से ज़्यादातर मुकदमात फौरी फैसलों पर मबनी थे, लेकिन कुछ ज़्यादा पेचीदा मामलात को फ़ौजी अदालतों में भेजा गया। उन कार्रवाइयों में कैदियों पर उनके मखसूस जराइम के तहत मुकदमा चलाया जाता, जिनमें इज्तिमाई कत्ल से लेकर हिरासती कैंपों की निगरानी शामिल थी। सबसे मशहूर मुकदमात में से एक एसएस के एक कमांडर का था, जिसे किंगसबर्ग के करीब गिरफ्तार किया गया और इस पर यूक्रेन में 3000 से ज़्यादा शहरियों के कत्ल आम का हुक्म देने का इल्ज़ाम था। मुकदमे के दौरान ज़ब्त शदा दस्तावेज़ात और गवाहों की शहादतें पेश की गईं, जिनमें इसके इक़दामात की तफसीलात दी गईं। सज़ा जैसा कि मुतवक्के था, सज़ाए मौत ही थी। दिलचस्प बात यह है कि तमाम गिरफ्तार शदा एसएस के अराकीन को एक जैसा अंजाम नहीं मिला।
कुछ खास तौर पर वो जो सुफ्तोहे के साथ ताउन करने पर आमादा थे या कीमती मालूमात फराहम कर सकते थे, सजाए मौत से बच गए। एनकेवीडी के रिकॉर्ड में उन एसएस अफसरान के वाक़यात का जिक्र है जिन्होंने नाज़ी फ़ौज की नकल व हरकत, रसद के खुफिया ज़खायर और यहाँ तक के खुफिया मंसूबों के बारे में तफसीलात फराहम की ताका अपने लिए नरमी हासिल कर सके। ताहम ये ताउन हमेशा उनकी सलामती की ज़मानत नहीं था, क्योंकि इनमें से बहुत सों को बाद में गोलाग में भेज दिया गया, जहाँ उन्हें इतनी ही बेरहम सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ा। बाकायदा अदालती कार्रवाइयों के अलावा सुफ्तोहे ने एसएस के अरकान से निमटने के लिए गैर अदालती तरीक़े भी अपनाए। कई मौक़े पर कैदियों को बग़ैर मुकदमा चलाए इज्तिमाई तौर पर कत्ल कर दिया गया, ख़ास तौर पर उन इलाकों में जहाँ नाज़ियों की बर्बरियत ने गहरा असर छोड़ा था। यूक्रेन में दरियाफ्त शुदा एक रिकॉर्ड में तफसील से बयान किया गया कि किस तरह एसएस के 30 कैदियों के एक गिरोह को एक करीबी गांव की तबाही के बदले में गोली मार दी गई, जो कब्जे के दौरान अंजाम दी गई थी। अगरचे ये इक़दामात बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम शुदा नहीं थे, लेकिन मकामी हुक्काम ने उन्हें अवाम के मुतालिब इंसाफ को पूरा करने का एक ज़रिया समझकर नज़रअंदाज कर दिया। तशद्दुद का इस्तेमाल भी तफ्तीश के दौरान एक आम उनसर था। अगरचे सोवियत इन तरीक़ों को एतराफ़ात हासिल करने के लिए ज़रूरी करार देते थे, मगर कैदियों के बयानात एक तारीख तस्वीर पेश करते हैं। 1946 की एक रिपोर्ट में बयान किया गया कि कैदियों को तोड़ने के लिए मारपीट, नींद से महरूमी और शदीद सर्दी में बेलिबास रखने जैसे तरीक़े इस्तेमाल किए जाते थे। एसएस का एक साबिक रुकन, जिसे मशरक़ी प्रोशिया में गिरफ्तार किया गया था, ने कई साल बाद बयान किया कि इसे मुसलसल अज़ियतनाक तफ्तीशों का सामना करना पड़ा। उन्हें मालूम नहीं था कि मैंने क्या किया था, लेकिन वो मुझसे किसी न किसी जुर्म का एतराफ़ करवाना चाहते थे। कई दिनों तक बग़ैर खाने और आराम के मैंने वो सब कुछ तस्लीम कर लिया जो उन्होंने चाहा। इन मुकदमात और सज़ाओं में प्रोपेगंडे ने भी अहम किरदार अदा किया। सुफ्तोहे ने इन अदालती कार्रवाइयों और फैसलों को बड़ी तफसील से रिकॉर्ड किया, तस्वीर और फिल्मों के ज़रिए दुनिया को दिखाया कि इंसाफ कैसे नाफिज किया जा रहा है। ये तस्वीर जो अखबारात में शाये की गईं और सिनेमाओं में दिखाई गईं, उन कैदियों को हथकड़ियों में पेश करती थीं जो गवाहों का सामना कर रहे थे और आखिरकार सजाए मौत दिए जा रहे थे। इस हिकमत अमली ने न सिर्फ सोवियत फतह के बयानिए को तक़वियत दी, बल्कि मुमकिना दुश्मनों के लिए एक सख्त तंबी के तौर पर भी काम किया। अगरचे एसएस के अराकीन के साथ रवा रखा गया सख्त रवैया नुमायां था, लेकिन उन सोवियत मुकदमात और सज़ाओं पर तारीख़ी बहसें जारी हैं। बिलाशुबा उनमें से बहुत से अफराद खौफनाक जंगी जराइम के मुर्तकिब हुए थे, लेकिन उन पर किए गए अदालती अमल और फौरी सज़ाओं ने जंगी इंसाफ की हुदूद के बारे में सवालात खड़े कर दिए। सोवियत तहवील में लिए गए एसएस के कैदियों के साथ होने वाला सलूक जंग के बाद की बर्बरियत की अलामत बन गया। बहुत से लोगों के नज़दीक ये अफराद नाज़ी हुकूमत के बदतरीन चेहरे की नुमाइंदगी करते थे और उनका अंजाम इंसाफ के साथ साथ जंग के दर्द की गहराई को भी जाहिर करता था। एसएस के मुकदमात और सज़ाओं में दुनिया ने एक ऐसा बाब देखा जहां इंसाफ और इंतकाम नाकाबिले अलहदगी अंदाज में जारी हुए थे, जिसने दूसरी जंग अजीम की तारीख में एक नाकाबिले मिटाया जाने वाला निशान छोड़ा। मौत और फरामोशी के दरमियान कैंपों में बुलंद शरह अमवात। हज़ारों जर्मन कैदियों बशमूल एसएस के अराकीन की गिरफ्तारी ने दूसरी जंग अजीम के बाद के सालों में सोवियत यूनियन के लिए एक मंतकी चैलेंज खड़ा कर दिया। इन अफराद को गोलाग भेजा गया, जहां उन्हें ऐसी सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ा जो उनमें से एक बड़ी तादाद के लिए जानलेवा साबित हुई। सोवियत कैंपों में अमवात की शरह खतरनाक हद तक बढ़ गई, जिसकी बुनियादी वजूहात भूख, बीमारियां, सख्त मशक्क़त और बेरहमाना सलूक थीं। ये बाब इन अमवात के पीछे काफरमा वजूहात और उन कैदियों के तजर्बात पर रोशनी डालता है जो जिंदा बचने में कामयाब रहे। गोलाग, जो दूर दराज और अक्सर नाकाबिल रहाइश इलाकों में कायम किए गए थे, का मकसद कैदियों को सज़ा देने के साथ साथ उनकी मशक्क़त से फ़ायदा उठाना भी था। एसएस के अराकीन के लिए ये हालात और भी ज़्यादा सख्त थे, क्योंकि उन्हें ख़ास तौर पर ख़तरनाक कामों पर लगाया जाता और वो कम से कम रियायतों से भी महरूम रखे जाते जो दीगर कैदियों को हासिल थीं। 1946 के एनकेवीडी के रिकॉर्ड्स जाहिर करते हैं कि एसएस के अराकीन को निगरानी और सज़ा के लिहाज से तरजीही हैसियत दी गई थी, क्योंकि उन्हें शिकस्त खुर्दा दुश्मन के नज़रियाती मरकज़ के तौर पर देखा जाता था। भूख उन कैंपों में बुलंद शरह अमवात की एक बड़ी वजह थी। खुराक के राशन इंतहाई कम थे और जबरी मशक्क़त के तवील दिनों के लिए ज़रूरी कैलोरीज पूरी करने में नाकाम रहते।
कैदियों को सिया रोटी, पुतली, बंदगोभी का सूप और कभी कभार खुश्क मछली पर गुजारा करना पड़ता। वर्कोटा के एक जर्मन कैदी की रोकी हुई एक खत में इस बेबसी को बयान किया गया, यह खुराक तो किसी बच्चे के लिए भी नाकाफी है। हम रोज बरोज कमजोर होते जा रहे हैं और कुछ लोग तो बस अपने बिस्तरों से उठ ही नहीं पाते। हम आहिस्ता और खामोशी से भूख से मर रहे हैं। बीमारियां भी एक बड़ा दुश्मन थीं। तब दिक, टाइफाइड और पैचिश गुंजान और नाकिस हवादार बैरकों में तेजी से फैलती थीं। जो कैदी बीमार हो जाते उन्हें शाज़ व नादिर ही मुनासिब तिब्बी इमदाद मिलती और अक्सर उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाता। मास्को में गैर खुफिया किए गए रिकॉर्ड से पता चलता है कि कुछ कैंपों में एक ही साल के दौरान बीमारी की वजह से अमवात की शरह 30% से तजावुज़ कर गई। साइबेरिया के एक कैंप की एक रिपोर्ट बयान करती है कि बीमार कैदियों को अलहदा बैरकों में मुंतकिल कर दिया जाता, जिन्हें इंतज़ार के इलाके कहा जाता था, जहां उन्हें बस मरने के लिए छोड़ दिया जाता। जबरी मशक्क़त ने भी अमवात में नुमायां किरदार अदा किया। कैदियों को इंतहाई सख्त मौसमी हालात में थका देने वाले काम करने पर मजबूर किया जाता, जिनमें सड़कों और रेलवे लाइनों की तामीर से लेकर कोयले और लकड़ी की कान कनी शामिल थी। सर्दियों में दर्जा हरारत 0 से नीचे 40 डिग्री तक गिर जाता, जबकि गर्मियों में हशरात और शदीद नमी हालात को इसी तरह नाकाबिल बर्दाश्त बना देते। कोलिमा के गोलाग आर्काइव्स में ऐसे वाक़यात दर्ज हैं जहां कैदी थकन से कानों में गिर कर मर गए और उनकी लाशें कई दिन बाद बरामद की गईं। फरार की कोशिशें अगरचे कामयाब थीं क्योंकि फासले ज़्यादा और हालात नाकाबिले बर्दाश्त थे, लेकिन उनका भी अमवात की शरह में इजाफा करने में किरदार था। जो कैदी फरार की कोशिश के बाद पकड़े जाते उन्हें फौरी तौर पर सजाए मौत दी जाती या शदीद सजाओं का सामना करना पड़ता। साइबेरिया के एक कैंप के एक सोवियत मुहाफिज ने याद किया कि किस तरह फरार की कोशिशों को दूसरों को रोकने के लिए सजा दी जाती थी। जो फरार होने की कोशिश करते वो शाज़ व नादिर ही चंद किलोमीटर से ज़्यादा आगे बढ़ पाते। हम उन्हें जिमी हुई हालत में भूख से निढाल जंगली जानवरों के हाथों हलाक शदा हालत में पाते। बाकी कैदियों के लिए वो एक इंतबाह होते कि फरार नामुमकिन है। इन तमाम अनासिर के इम्तिजाज ने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया जहां जिंदगी आर्जी और मौत मुस्तकिल हकीकत बन चुकी थी। कुछ कैंपों में लाशें इज्तिमाई कब्रों में जमा कर दी जाती, जिन्हें चूने से ढांप दिया जाता ताकि बीमारियों के फैलाव को रोका जा सके। कीनगसबर्ग में गिरफ्तार किए गए एक जर्मन जिंदा बच जाने वाले शख्स ने लाशों को ठिकाने लगाने के अपने तजुर्बे को यूं बयान किया, हर दिन हम लाशों को हाथ गाड़ियों में रखकर जंगल के एक गड्ढे तक ले जाते। पहले महीने के बाद हमने गिनती छोड़ दी। ऐसा महसूस होता था जैसे मौत रोजमर्रा के मामूल का हिस्सा बन गई हो, ताहम तमाम कैदी हलाक नहीं हुए। कुछ अंदरूनी मदद के नेटवर्क्स की बदौलत जिंदा रहने में कामयाब रहे। ये नेटवर्क्स अगरचे छोटे और खुफिया थे, लेकिन कैदियों को खुराक, लिबास और जबरी मशक्कत को सहने के मशवरे फराहम करने का जरिया बनते। NKVD के एक रिकॉर्ड के मुताबिक ये नेटवर्क्स खास तौर पर जर्मन कैदियों के दरमियान आम थे, जो एक दूसरे की मदद के लिए गिरोह बना लेते, अगरचे उनकी दरियाफ्त होने की सूरत में उन्हें शदीद सजाओं का सामना करना पड़ता। सोवियत प्रोपेगेंडा गोलाग में बुलंद शरह अमवात को कम करके पेश करता था और कैंपों को अवाम के दुश्मनों के लिए असन तालीम और इंसाफ के मराकिज़ के तौर पर दिखाया जाता था। ताहम दाखिली दस्तावेज़ात एक मुख्तलिफ हकीकत बयान करती है। 1947 की एक रिपोर्ट में NKVD के एक अफसर ने एतराफ़ किया, कुछ कैंपों में अमवात की शरह काबिल कबूल हद से तजावुज़ कर चुकी है, लेकिन मौजूदा हालात में इसे बेहतर बनाना मुमकिन नहीं। ये बयान हुक्काम की जानिब से कैदियों के मसाइब के तईं बेहिस्सी को ज़ाहिर करता है, क्योंकि इन कैदियों को सोवियत यूनियन की तामीर नो के बड़े मंसूबे में महज एक काबिल कुर्बानी उनसर समझा जाता था। अगरचे 1953 में स्टालिन की मौत के बाद गोलाग के हालात में कुछ बेहतरी आना शुरू हुई, लेकिन तब तक बहुत से कैदी सख्त हालात के बाइस हलाक हो चुके थे। जो चंद लोग जिंदा बचे वो अपनी बाकी जिंदगी जिस्मानी और जहनी जख्मों के साथ गुजारने पर मजबूर हुए। उनकी शहादतें न सिर्फ गोलाग की बर्बरियत को उजागर करती हैं, बल्कि इस अमर पर भी रोशनी डालती हैं कि इंसान किस तरह इंतहाई सख्त हालात में भी मुज़ाहमत कर सकता है। सोवियत गोलाग में बुलंद शरह अमवात जंगी कैदियों, ख़ास तौर पर SS के साथ मुंसलिक अफराद के खिलाफ इस हुकूमत की बेरहमाना पॉलिसियों की अक्कास थी। नदामत की ताकत, कैदी जो साथी बन गए।
सोवियत गोलाग में जहां भूख, जबरी मशक्कत और बीमारियां कैदियों की रोज़मर्रा ज़िंदगी की शनाख्त थीं, कुछ गिरफ्तार शुदगान ने जिंदा रहने के लिए मायूसी में मुतबादिल रास्ते तलाश किए। एसएस के अराकीन और दीगर जर्मन कैदियों में एक मुतनाज़ा इख्तियार उभरा: सोवियत हुक्काम के साथ ताउन करना। अगरचे ताउन करने से बेहतर हालात की ज़मानत नहीं मिलती थी, लेकिन ये शदीद तकलीफ़ के माहौल में कुछ राहत हासिल करने का एक मौका ज़रूर फराहम करता था। शुरू ही से सोवियत हुक्काम ने ऐसे प्रोग्राम तरतीब दिए जो ऐसे कैदियों की निशानदेही करने के लिए बनाए गए थे जिन्हें असन्नौ तालीम दी जा सकती थी या मुखबिर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था। ये प्रोग्राम ख़ास तौर पर नौजवान कैदियों और एसएस के निचले दर्जे के अहलकारों पर मरकूज़ थे, जिन्हें सुफ्तोहे के मुताबिक ज़्यादा आसानी से काबू में लाया जा सकता था। 1999 में गैर खुफिया किए गए एनकेवीडी के रिकॉर्ड्स जाहिर करते हैं कि जो लोग ताउन पर आमादा होते उन्हें बेहतर राशन, काम के औकात में कमी या निस्बतन कम सख्त हालात जैसे मुराआत की पेशकश की जाती। बहुत से मामलात में कैदियों को ऐसी सरगर्मियों के लिए भर्ती किया जाता जिनमें दीगर कैदियों के बारे में मालूमात इकट्ठी करना या कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडे में हिस्सा लेना शामिल था। कम्युनिस्ट असन्नौ तालीम भर्ती के एक अहम हथियार में तब्दील हो गई। मुख्तलिफ कैंपों में लाजमी तालीमी नशिस्तों का इनेकाद किया जाता जहां मार्क्सिज्म के उसूल पढ़ाए जाते और फाशिस्ट नज़रियात पर तनकीद की जाती। कैदियों को लेक्चर्स में शिरकत करने, सियासी किताबें पढ़ने और मुबाहसों में हिस्सा लेने पर मजबूर किया जाता। 1948 की एक रिपोर्ट तफसील से बयान करती है कि कैसे कुछ कैदियों ने अपनी अवामी बयानात में कम्युनिस्ट बयानिए को दोहराना शुरू कर दिया, अगरचे अक्सर औकात ये महज बका की एक हिकमत अमली थी। ताउन करने वालों में कुछ ऐसे भी थे जो ज़्यादा फ़आल किरदार में शामिल हो गए, जैसे मुतरज्जिम निगरान, आहता के कैदियों और मुहाफ़िज़ों के दरमियान सालिस के तौर पर खिदमात अंजाम देना। एक नुमाया मिसाल कार्ल डब्ल्यू का केस था, जो एसएस का एक साबिक अफसर था। साइबेरिया के एक गोलाग में कई महीने गुजारने के बाद इसने सोवियत हुक्काम के लिए मुतरज्जिम की खिदमात फराहम करने की पेशकश की। 2004 में दरियाफ्त होने वाले रिकॉर्ड्स से मालूम होता है कि कार्ल ने अपनी पोजीशन का इस्तेमाल कुछ कैदियों के लिए बेहतर हालात पर मुज़ाकरात के लिए किया, बशर्ते कि वो कैदी फरार की कोशिशों और खुफिया नेटवर्क्स के बारे में मालूमात फराहम करें। अगरचे इसके ताउन ने इसे जबरी मशक्कत से बचा लिया, लेकिन इसके साथ ही कैदियों में वो बदएतमादी और दुश्मनी का निशाना बन गया। दूसरों के लिए ताउन का मतलब ऐसे प्रोपेगेंडा में शिरकत करना था जो दीगर कैदियों को मुतासिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता। वर्कोटा के एक कैंप में वो कैदी जो ताउन पर आमादा होते उन्हें नाजी हुकूमत की मजम्मत और कम्युनिज्म के उसूलों की तारीफ करते हुए फिल्माया जाता। ये रिकॉर्डिंग्स न सिर्फ कैंपों के अंदर बल्कि ब्रोन मुख भी इस्तेमाल की जाती ताकि सोवियत यूनियन को इंसाफ और नज़रियाती बर्तरी के हामिल के तौर पर पेश किया जा सके। 1949 के एक रिकॉर्ड में ऐसी ही एक फिल्म बंदी की तफसीलात दी गई हैं, जिसमें एक जर्मन कैदी ने कहा, सोवियत यूनियन की बदौलत मैंने अपने माजी की गलतियों को समझना सीखा है। अब मैं जानता हूं कि फाशिज्म सिर्फ तबाही लाता है। ताहम ताउन हमेशा रज़ाकाराना नहीं होता था। वहशियाना तफ्तीश और बैरक में मौजूद साथी कैदियों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों की धमकियां आम हरबे थे जो कैदियों को ताउन पर मजबूर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। एनकेवीडी की एक रिपोर्ट में बयान किया गया है कि कुछ कैदियों को अपने साथियों की जासूसी करने पर मजबूर किया जाता, बसूरत दीगर उन्हें सज़ा के बैरकों में भेजने आ खुराक में मजीद कमी की धमकी दी जाती। काज़ाख्स्तान के एक गोलाग के साबिक मुहाफिज ने बयान किया कि इन मुखबरों को मुफीद औजार समझा जाता था, लेकिन उन्हें बाआसानी तर्क भी कर दिया जाता। हम जानते थे कि वो सिर्फ इसलिए ताउन कर रहे हैं क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। जब वो हमारे लिए गैर ज़रूरी हो जाते तो उन्हें वापस कैदियों के गिरोह में भेज दिया जाता और ये सिलसिला यूं ही जारी रहता। तमाम साथी कैदी दबाव की वजह से ही ताउन नहीं करते थे। कुछ कैदी जो इंतहाई सख्त हालात में बरसों की कैद का सामना कर रहे थे, बिलाखिर उन कम्युनिस्ट नज़रियात को अपनाने लगे जो उन्हें सिखाए जा रहे थे। अगरचे ये वाक़यात नायाब थे, लेकिन दस्तावेज़ात से ज़ाहिर होता है कि कुछ कैदी वाकई सोवियत बयानिए पर यकीन करने लगे और अपनी वफ़ादारी साबित करने की कोशिश की। 1950 के एक रिकॉर्ड में बयान किया गया है कि किस तरह जर्मन कैदियों के एक गिरोह ने एक कमेटी तश्कील दी ताकि कैंप के अंदर तालीमी सरगर्मियों को फ़रोग़ दिया जा सके, जिनमें रूसी ज़बान की क्लासों का इनेकाद और सोशलिस्ट अदब पर मुबाहिसे शामिल थे।
ताउन करने वालों का अंजाम उनकी रिहाई के बाद मुख्तलिफ था। कुछ मशरकी जर्मनी वापस लूट गए, जहां उन्हें कम्युनिस्ट हुकूमत के तहत समाजी धारे में शामिल कर लिया गया। ये अफराद अक्सर मकामी इंतज़ामिया में किरदार अदा करते और गोलाग में गुजारे गए वक्त को अपने सोशलिस्ट निज़ाम से वफादारी का सबूत करार देते। ताहम मगरबी जर्मनी में उनका अंजाम मुख्तलिफ था। वहाँ उनकी शनाख्त होने पर उन्हें अक्सर अपनी बरादरियों की जानिब से मुस्तरद कर दिया जाता और गद्दार के तौर पर देखा जाता। 1956 की एक रिपोर्ट में जिक्र किया गया कि किस तरह एक साबिका साथी कैदी को बावीरिया में अपने आबाई गांव लौटने के बाद हमसायों ने तशद्दुद का निशाना बनाया। अगरचे सोवियत हुक्काम की जानिब से दी जाने वाली मुराद कैदियों को ताउन पर माइल कर सकती थी, लेकिन इसके खतरात भी मौजूद थे। जो कैदी ताउन करते वो अक्सर सोवियत हुक्काम और अपने साथी कैदियों दोनों की जानिब से बदएतमादी का शिकार हो जाते। बैरकों में साथी कैदियों को सख्ती से निगरानी में रखा जाता और कुछ मौके पर उन पर हमले किए जाते क्योंकि दूसरे कैदी उन्हें गद्दार समझते थे। एक जर्मन जिंदा बच जाने वाले शख्स की गवाही बयान करती है कि किस तरह एक मुखबिर को इस वक्त मौत के घाट उतार दिया गया जब वो एक फरार की कोशिश के बारे में मुहाफिजों को इत्तला देते हुए पकड़ा गया। गोलाग में जर्मन कैदियों के दरमियान ताउन का रुझान इंतहाई सख्त हालात में जिंदा रहने की पेचीदगियों को जाहिर करता है। अगरचे कुछ ने यह कदम नज़रियाती वाबस्तगी की बना पर उठाया, लेकिन अक्सरियत ने महज अपनी हिफाजत के लिए ये मुश्किल फैसले किए। ये कहानियाँ जो निस्बतन कम जानी जाती हैं, गोलाग के निज़ाम के अंदर ताकत और मुज़ाहमत के अवामिल की एक मुनफरिद तस्वीर पेश करती है, जहाँ बाज़ औक़ात सबसे छोटे इक़दामात भी ज़िंदगी और मौत के दरमियान फ़र्क पैदा कर सकते थे। घर वापसी, जिंदा बच जाने वालों का तवील सफ़र। 1953 में स्टालिन की मौत ने उन जर्मन जंगी कैदियों के लिए एक नया मोड़ साबित किया जो सोवियत गोलाग में कैद थे। निकिता ख्रुश्चेव की क़यादत में नई पॉलिसियों ने जिंदा बच जाने वालों बशमूल एसएस के अराकीन की बतदरीज रिहाई की राह हमवार की, लेकिन उनके लिए घर वापसी का रास्ता लंबा और कठिन साबित हुआ। ताहम ये वापसी गैर यकीनी सूरत-ए-हाल, मुस्तरद किए जाने और बदनामी से भरी हुई थी। बहुत से कैदियों के लिए वतन वापसी उनके मसाइब का इख्तिताम नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जिदोजहद का आगाज़ थी जिसमें उन्हें एक ऐसी मुआशरे में दोबारा शामिल होना था जो उनकी गैर मौजूदगी के दौरान गहराई से बदल चुका था। कैदियों की वतन वापसी तदरीजी अंदाज में शुरू हुई। 1955 में मगरबी जर्मनी और सोवियत यूनियन के दरमियान मुज़ाकरात के बाद आखिरी जर्मन जंगी कैदियों की रिहाई के मुआहदे पर दस्तखत किए गए। इन मुआहदों में वो कैदी भी शामिल थे जिन्हें जंगी जराइम के इल्ज़ामात में सज़ा दी गई थी, हालांकि इनमें से कई पहले ही गोलाग में तवील सज़ाएं भुगत चुके थे। 1989 में गैर खुफिया किए गए एक सोवियत रिकॉर्ड में तफसील से बयान किया गया है कि किस तरह कैदियों को साइबेरिया और दीगर दूर दराज इलाकों से ट्रेनों के जरिए मशरकी यूरोप में वापसी के मराकज़ तक पहुंचाया गया, जहां उन्हें जर्मन हुक्काम के हवाले कर दिया जाता था। वतन वापसी का सफ़र चैलेंजेस से खाली नहीं था। ये ट्रेनें जो इंतहाई भरी हुई थीं और महदूद वसाइल रखती थीं, उन अफराद को ले जा रही थीं जो कई बरसों की जबरी मशक्क़त, भूख और बीमारियों के सबब कमज़ोर हो चुके थे। हाइनरिश के जो एक साबिक एसएस रुकन था और 1956 में वापस आया, ने अपने डब्बे में मौजूद अफराद की हालत को यूं बयान किया: हम अपने साबिका वजूद के साए थे, कुछ लोग रास्ते में ही मर गए। ये घर वापसी का सफ़र नहीं था, बल्कि बका के लिए एक और आजमाइश थी। जब कैदी जर्मनी पहुंचे तो उन्हें एक ऐसी हकीकत का सामना करना पड़ा जिसे कबूल करना उनके लिए मुश्किल था। मशरक़ी जर्मनी में जो कम्युनिस्ट हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम था, वापसी करने वालों को मोहतात अंदाज में कबूल किया गया। कुछ अफराद को मज़दूर क़ुव्वत में शामिल किया गया और उन्हें मकामी इंतज़ामिया में किरदार दिए गए, लेकिन उन्हें सख्त निगरानी में रखा जाता था क्योंकि हुक्काम को खदशा था कि वो कम्युनिज़्म के ख़िलाफ़ ख़यालात फैला सकते हैं। शटाज़ी के रिकॉर्ड से पता चलता है कि इनमें से कई अफराद को मुसलसल तफ्तीश और निगरानी का सामना करना पड़ा, ख़ास तौर पर वो जो एसएस के लिए खिदमात अंजाम दे चुके थे। मगरबी जर्मनी में उनका इस्तकबाल इससे भी ज़्यादा पेचीदा था। वीहरमुख्त के साबिका फ़ौजियों के बरक्स एसएस के साबिक अराकीन को शदीद बदनामी का सामना करना पड़ा। बहुत से शहरी उन्हें तीसरे राख के जराइम का बराह रास्त जिम्मेदार समझते थे और उनकी तंजीम से वाबस्तगी ने उन्हें समाजी तौर पर अलग थलग कर दिया।
1958 में बाविरिया की हुकूमत की एक रिपोर्ट में बयान किया गया कि किस तरह पूरे के पूरे देहात उन कैदियों को मुस्तरद कर देते जो एसएस के रुकन के तौर पर शनाख्त किए जा चुके होते, क्योंकि वो नाजी माजी की एक नाखुशगवार यादगार समझे जाते थे। जिंदा बच जाने वालों के लिए दोबारा मुआशरती जिंदगी में शामिल होना एक मुसलसल जंग थी। कई बरसों तक गोलाग में रहने के बाद बहुत से अफराद शदीद जिस्मानी और ज़हनी बीमारियों के साथ वापस लौटे, जो उनकी काम करने की सलाहियत को मुतासिर कर रही थी। कुछ लोग जो अपने तजुर्बात की वजह से ज़हनी सदमे का शिकार हो चुके थे, तन्हाई इख्तियार करने पर मजबूर हुए, जबकि दीगर ने खामोशी से अपनी ज़िंदगी दोबारा बनाने की कोशिश की, अपने माजी को अपने ख़ानदान और बरादरी से छुपाते हुए। हैम्बर्ग में दरियाफ्त होने वाले एक ज़ाती रिकॉर्ड से मालूम होता है कि एक साबिक कैदी ने अपनी शनाख्त बदल ली और बदनामी से बचने के लिए एक और इलाके में मुंतकिल हो गया। इन चैलेंजों के बावजूद कुछ वापस आने वाले कैदियों को दीगर जिंदा बच जाने वालों के बनाए गए खुफिया नेटवर्क्स में सहारा मिला। ये नेटवर्क्स तजर्बात बांटने, रोजगार तलाश करने और बाज़ मौक़े पर सियासी तौर पर मुनज़्ज़म होने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करते थे। ताहम ये गिरोह हुक्काम की तवज्जो का मरकज़ भी बन गए, ख़ास तौर पर मग़रबी जर्मनी में, जहाँ इत्तेहादी किसी भी नाज़ी नज़रिए के दोबारा उभरने पर गहरी नज़र रखे हुए थे। जिंदा बच जाने वालों के बयानात उनकी वतन वापसी की पेचीदगी को दर्दनाक अंदाज में आश्कार करते हैं। एसएस के एक साबिक कैदी, जिसकी शनाख्त कार्ल एम के नाम से की गई, ने अपनी याददाश्तों में लिखा, घर लूटना जिंदगी में वापसी के मुतरादिफ नहीं था। जंग ने हमसे सब कुछ छीन लिया था और गोलाग में गुजारा गया वक्त इस बच्चे खिंचे वजूद को भी ख़त्म कर चुका था। हम में से बहुत से लोग इस नई दुनिया में कभी अपनी जगह नहीं बना सके। कैदियों की रिहाई का असर उनके ख़ानदानों पर भी पड़ा, जो कई बरसों तक अपने प्यारों की खबर के बगैर जिंदगी गुजार चुके थे। कुछ मामलात में मर्द इस हकीकत से दोचार हुए कि उनके ख़ानदान बखर चुके थे या बिल्कुल गायब हो चुके थे। दीगर ने पाया कि उनके घर नए रिहायशियों ने कब्जे में ले लिए थे या जंग के दौरान तबाह हो चुके थे। ये जज्बाती सदमा इस अजनबियत के एहसास को मज़ीद गहरा कर देता था, जो उन कैदियों को पहले ही अपनी गिरफ्त में ले चुका था। अगरचे ज़्यादातर कैदियों को 1950 की दहाई में रहा कर दिया गया, लेकिन कुछ अफराद 1960 की दहाई में भी सोवियत तहवील में रहे, ख़ास तौर पर वो जिन पर संगीन जंगी जराइम के इल्ज़ामात थे। रिकॉर्ड से ज़ाहिर होता है कि इन अफराद को सोवियत अदालतों में मुकदमात का सामना करना पड़ा और उन्हें तवील कैद की सज़ाएं दी गईं, जबकि कुछ अफराद कैंपों में ही बगैर किसी निशान के गायब हो गए। 1970 में एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट में उन कैदियों के मामलात का जिक्र किया गया जिनके नाम उनकी मुतवक्के रिहाई के कई साल बाद सरकारी फहरिस्तों में दोबारा नमूदार हुए, जिससे ये इशारा मिलता है कि उनमें से कुछ शायद कभी वापस नहीं आए। जर्मन कैदियों की वापसी ने दूसरी जंग अजीम की तारीख के एक तारीख बाब को ख़त्म कर दिया, लेकिन इसके साथ ही बहुत सी जख्मों को खुला छोड़ दिया। इन मर्दों के लिए जो गोलाग से जिंदा बच निकले, घर वापसी महज एक नई जंग का आगाज थी। एक ऐसी जंग जिसमें उन्हें एक ऐसी दुनिया में अपनी जगह तलाश करनी थी जो उन पर बदएतमादी की नज़र डालती थी और जिसमें उन्हें मुआफ़ करने की ख्वाहिश हमेशा मौजूद नहीं थी। उनकी कहानियाँ जो मसाइब, मुज़ाहमत और जिदोजहद से भरी हुई हैं, इस तनाज़े के इंसानी असरात की गवाही देती है, जिसने इसमें शामिल तमाम अफराद पर गहरे ज़ख्म छोड़े। एसएस के इन कैदियों की तकदीर, जो 1945 में सुफ्तोहे के हाथों गिरफ्तार हुए, जंग के बाद की तारीख का एक पेचीदा और दर्दनाक बाब ज़ाहिर करती है। इन अफराद को नाज़ी मशीनरी का मुजस्सम रूप समझा जाता था और उन्होंने एक ऐसा इंतकाम झेला जो इंसाफ और बदले के दरमियान झूलता रहा। तफ्तीश और फौरी मुकदमात से लेकर गोलाग में गैर इंसानी हालात तक, उनके तजर्बात एक ऐसे बेरहम दुनिया की अक्कासी करते हैं जो ज़ख्मों को भरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब भी तनाज़े के दर्द में जकड़ी हुई थी। सोवियत यूनियन ने इन कैदियों को न सिर्फ जबरी मशक्क़त के एक वसीले के तौर पर इस्तेमाल किया, बल्कि उन्हें अपनी नज़रियाती हिकमत अमली को मुस्तहकम करने के लिए प्रोपेगेंडे के एक आले के तौर पर भी बरता। ताहम इस सलूक के इंसानी नताइज ने गहरे ज़ख्म छोड़े, न सिर्फ उनके लिए जो हलाक हुए, बल्कि उनके लिए भी जो जिंदा बचे। भूख, बीमारी, सख्त मशक्क़त और तन्हाई की दास्तानें कैंपों में होने वाले मसाइब के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करती हैं, जबकि ताउन और मुज़ाहमत की कहानियाँ ये ज़ाहिर करती हैं कि इंसानियत को बरकरार रखने के लिए किस कदर जिदोजहद करना पड़ी। आखिरकार जिंदा बच जाने वालों की वापसी एक ऐसे सफ़र में तब्दील हो गई जो मुश्किलात से भरा था।
अपनी बरादरियों के हाथों मुस्तरद किए जाने हुक्काम की मुसलसल निगरानी में रहने और अपनी गुजरी हुई हौलनाकियों के निशान लिए बहुत सों को दोबारा समाज में जगह बनाने के लिए तवील जिदोजहद का सामना करना पड़ा। उनकी कहानियां अगरचे ज़्यादातर खामोश कर दी गईं। इस बात की याद दहानी है कि जंगी इंसाफ की पेचीदा हरकियात किया होती हैं और ये कि जंग ख़त्म होने के बहुत बाद भी इसके असरात बाकी रहते हैं। हमारी आलमी तारीख़ का ये बाब हमें उन वाक़यात के वर्से पर गौर करने की दावत देता है और याद दिलाता है कि इंसाफ की जस्तजू में भी इंसानियत और अखलाकियात के उसूलों को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, जो किसी भी मुआशरे की रहनुमाई के लिए लाजिम है।